हे एवरीवन, वेलकम टू लेवल ऑफ सीरीज फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। इस वाले वीडियो में हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को कंप्लीट करेंगे। केवल कुछ ही एक्ट बचे हैं, बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीएससी कैनवास चैनल में, और उसकी प्लेलिस्ट की लिंक तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये पूरा जो एक्ट है हाईलाइटेड है, और ये पूरा हाईलाइटेड एक्ट तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो हम इसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को स्टार्ट करते हैं। इसको हम कवर करेंगे ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इस वाले में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। देखो, इसमें एक आर्बिट्रेटर है इसमें, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेटर वाला भी एक पूरा सेक्शन है। तो आर्बिट्रेटर क्या होता है? एक एम्पायर होता है। अब देखो, इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, एवरेज पे वाला। इससे क्वेश्चंस बन सकती है कि एवरेज पे कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो अगर कोई वर्कमैन है जो उसकी मंथली उसको मिलता है, जो उसकी सैलरी मंथली मिलती है, तो उसका जो एवरेज पे कैलकुलेट किया जाएगा लास्ट 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ की वेज से क्या एवरेज लेके कैलकुलेट किया जाएगा। अगर वो वीकली पेड होता है तो उसको 4 कंप्लीट वीक्स का एवरेज निकाल के उसको पेमेंट की जाएगी। और अगर वो डेली पेड वर्कमैन है तो उसको 12 फुल वर्किंग डेज का एवरेज निकाल के उसको पेमेंट की जाएगी। ठीक है, तो एवरेज पे वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अब देखो, इसमें एक टर्म है अवार्ड। अवार्ड कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है, अवार्ड होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर कोई सा है तो डिस्प्यूट का जो रिजॉल्व करने के बाद जो जजमेंट आता है उसे कहते हैं अवार्ड। कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज सबको पता है क्या है। आगे देखो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आगे। अब देखो, इसमें 3 टर्म्स आएंगे इंपॉर्टेंट। पहला हो गया ले ऑफ हो गया, सेकंड हो गया लॉकआउट हो गया, और थर्ड हो गया हमारा रिट्रेंचमेंट। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स पता होना चाहिए क्या होता है इसका मतलब। अब देखो, ले ऑफ का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयर है, इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड वर्क। ठीक है, अगर ले ऑफ का मतलब है कि अगर तो जो वर्कर्स हैं, वर्कर अवेलेबल हैं, पर जो एम्प्लॉयर है उसके पास काम ही नहीं है कुछ देने के लिए। वो उसके कई रीजंस हो सकते हैं कि मशीनरी वगैरह खराब हो गई हो, या फिर कोल या पावर कुछ खत्म हो गई हो, तो ये कहलाता है ले ऑफ। इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड वर्क। ठीक है, और इसमें एक केस इंपॉर्टेंट है कि जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉय है वो अवेलेबल, जो वर्कमैन है वो अवेलेबल होने चाहिए, वो कहलाता है ले ऑफ। लॉकआउट कहलाता है काम ना होने की वजह से कोई चीज़, मानो कोई इस्टेब्लिशमेंट में काम नहीं है, तो जो एम्प्लॉयर है उसको अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको बंद रखेगा कुछ दिनों के लिए, टेम्पररी क्लोजिंग कहलाती है जैसे, उसे वो कहलाता है लॉकआउट। और जो थर्ड रहता है रिट्रेंचमेंट को ऐसे समझ लो कि जॉब से निकालना। जो एम्प्लॉयर है वो वर्कमैन को जॉब से निकाल देगा। उसके लिए कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे नोट डाउन करने वाली है कि कौन कौन सी चीज़ें रिट्रेंचमेंट के अंदर नहीं आती। ठीक है, इट इज टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस ऑफ द वर्कमैन। पर इसके अंदर क्या क्या नहीं आता? इसके अंदर नहीं आता वॉलंटरी रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन, मतलब एज लिमिट तक पहुंच गया, उसके बाद उसका उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया, एज लिमिट तक पहुंच गया, उसके बाद उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो खत्म हो गया, वो इसके अंदर रिट्रेंचमेंट के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। नॉन रिन्यूएबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ग्राउंड ऑफ कंटिन्यूड इल हेल्थ, ये सब चीज़ें जो अगर इसकी वजह से जो वर्कमैन है वो जॉब छोड़ रहा है तो वो हम इसको रिट्रेंचमेंट के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, फिफ्थ शेड्यूल में क्या है? अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं। जितनी भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस होती हैं वो सब हमें 5th शेड्यूल में मिलती हैं। अब इसमें वेजेस वाला अगर देखा जाए तो वेजेस में देखो क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड हैं। तो डियरनेस अलाउंस हो गया। अब देखो, इसमें हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई अप्लाइड, सब चीज़ ज़्यादातर में एक्सक्लूडेड रहती है, वो इसमें इंक्लूडेड है। इवन द ट्रैवल कंसेशन इंक्लूड है इसमें। अब इसमें इंक्लूड क्या क्या नहीं है? बोनस हो गया, ग्रेच्युटी हो गई, और प्रोविडेंट फंड, जो किसी में भी इंक्लूडेड नहीं रहते। ठीक है, ये तीनों तो किसी में भी इंक्लूडेड नहीं रहते। अब वर्कमैन की डेफिनेशन से क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं? देखो, ये वही सब चीज़ें हैं जो हम ज़्यादातर एक्ट में रहती है कि आर्म्ड फोर्सेस का कोई भी नहीं रहेगा, पुलिस फोर्स का कोई भी नहीं रहेगा, मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी वाला भी कोई नहीं रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे नंबर है 10,000 रुपीज़ पर मेंशन जो कमाएगा वो इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा। 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा कमाने वाले इस एक्ट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, स्टेट अमेंडमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए फिर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन जो आएगा वर्क कमेटी का, सेक्शन नंबर 3 वर्क कमेटी। अब वर्क कमेटी हर उस एस्टेब्लिशमेंट में रहेगी जहाँ पर 100 या मोर देन 100 वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें वर्क कमेटी में कौन कौन रहेगा? इसमें एम्प्लॉयर और वर्कमैन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, ऑलमोस्ट इक्वल नंबर में रहेंगे। जैसा वो केस था आपने सब सुना, तो देखो एक चीज़ समझ लो कि जितनी भी कमिटीज़ होंगी इसमें, उसमें वर्कमैन और एम्प्लॉयर दोनों के मेंबर्स होंगे उसमें, और जो वर्कमैन के नंबर्स हैं वो एम्प्लॉयर जो नंबर होंगे उससे कम नहीं होंगे उस कमेटी में। उसी तरह से यही सेम कंडीशन रहती है वर्क कमेटी में, और जितनी भी आगे आएंगी सब में यही सेम रहेगी कंडीशन। ठीक है, अब इसका वर्क कमेटी का काम क्या रहेगा?
टू सिक्योर एंड प्रिजर्व गुड रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं वो अच्छे बना के रखना, ये काम होगा वर्क कमेटी का। आगे देखो स्टेट अमेंडमेंट्स हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 4 कंसिलिएशन ऑफिसर। एक कंसिलिएशन ऑफिसर होगा जिसका काम क्या होगा, उसकी ड्यूटी होगी मेडिएटिंग इन एंड प्रमोटिंग ऑफ द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के सेटलमेंट्स को प्रमोट करना, ये उसका काम होगा। इसको अपॉइंट कौन करेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। फिर उसके बाद इसमें देखो एक सेक्शन 5 में है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। देखो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन कोई परमानेंट बॉडी नहीं, अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है कि वो फिर एक बॉडी बनाएगी जिसका नाम होगा बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। इसमें एक चेयरमैन होगा और दो या चार मेंबर होंगे, और जो चेयरमैन होगा वो इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, और जो बाकी मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स कोई अलग से मेंबर नहीं होंगे, वो मेंबर वही होंगे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में जो दोनों पार्टीज हैं उससे ही मेंबर होंगे वो। ठीक है, समझ में आया कि बोर्ड ऑफ कंसिलेशन में इसमें एक चेयरमैन होगा, इसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, चेयरमैन इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, और जो बाकी जो मेंबर होंगे वो पार्टीज को रिप्रेजेंट करेंगे, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की पार्टीज हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट है लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल, इन सब के बारे में देखते हैं। देखो जो लेबर कोर्ट होगी वो केसेस कौन से सुनेगी, लेबर कोर्ट में जो देखो सबको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग से नहीं है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और लेबर कोर्ट जो है ये सेकंड शेड्यूल के अंदर जितने भी मैटर्स आते हैं उसके अंदर जो भी केस होगा, डिस्प्यूट होगा, उसे सुनेगी। अब इसमें केवल एक पर्सन होगा, सब में एक ही पर्सन है, इसमें केवल एक पर्सन होगा। अब देखो वो जो पर्सन होगा उसके लिए अपॉइंटिंग के लिए जो क्वालिफिकेशन है क्या क्या है, उसको या तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, ठीक है, और फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 3 ईयर्स और डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो, या फिर 7 ईयर्स तक वो कोई जुडिशियल ऑफिस में रहा हो, डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर, ये सब चीज़ें ढेर सारे क्वालिफिकेशंस हैं, सब याद करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं तो ट्रिब्यूनल में भी यही सेम चीज़ है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। बस इसमें यह है कि ट्रिब्यूनल जो है वो केसेस कौन कौन से शेड्यूल के अंदर सुनेगा, सेकंड शेड्यूल एंड थर्ड शेड्यूल के अंदर। इसमें भी सिर्फ एक पर्सन होगा, इसमें भी क्वालिफिकेशन जो होंगी वही सेम होंगी, बस कुछ क्वालिफिकेशन कम है। इसमें जज ऑफ हाई कोर्ट होगा, या फिर एट नॉट लेस देन 3 ईयर वो डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो, या फिर वो डेप्यूटी लेबर चीफ लेबर कमिश्नर वगैरह, इन सब में से कुछ हो। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल। देखो नेशनल ट्रिब्यूनल के केस में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, इसको याद रखना, क्योंकि नेशनल ट्रिब्यूनल है तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और ये नेशनल ट्रिब्यूनल वो केस सुनेगा जिसमें विच इन्वॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसके अंदर भी सिर्फ एक पर्सन होगा, इसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ एक है कि ही हैज़ टू बी ए जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, इसके साथ ही साथ उसके साथ 2 पर्सन को और अपॉइंट किया जाएगा उसको एडवाइस करने के लिए, और इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन 2 ग्राउंड्स, ही इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट पर्सन, और दूसरा ही हैज़ अटेंड द एज ऑफ 65। तो ये समझ लो कि जितने भी हैं इन सब के लिए एज लिमिट कितनी है, 65 ईयर एज लिमिट है। ठीक है, आगे देखो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। या नोटिस ऑफ चेंज, अब देखो सेक्शन जो शेड्यूल 4 है इसका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, जो शेड्यूल 4 है उसमें मैटर्स दिए गए हैं कौन कौन से जो चेंजेस होंगे जो एम्प्लॉयर करेगा अपनी एस्टेब्लिशमेंट में, वो चेंजेस की पूरी एक लिस्ट दी गई है। अगर कोई सा भी उस लिस्ट में जो मैटर है उसको चेंज करना है तो उसके लिए उसे एटलीस्ट 21 डेज पहले एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के यहाँ नोटिस भेजना पड़ेगा। ठीक है, 21 डेज याद रखना, 4th शेड्यूल याद रखना। आगे देखो ग्रीवेंस रिड्रेशल मशीनरी। अब देखो एक ग्रीवेंस रिड्रेशल मशीनरी हर एस्टेब्लिशमेंट में अब बनाई जाएगी जहां पर 20 और या फिर मोर देन 20 वर्कमैन काम करते हैं। अब इसमें इक्वल नंबर रहेंगे, मेंबर्स जो एम्प्लॉयर और वर्कमैन दोनों इक्वल नंबर में रहेंगे। इसकी जो चेयरपर्सन रहेगा वो रोटेशन बेसिस पे रहेगा हर साल की, किसी साल एम्प्लॉयर का रहेगा चेयरमैन, या फिर किसी साल एम्प्लॉयर का रहेगा, किसी साल वर्कमैन का रहेगा। ठीक है, अब जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं कितने ज़्यादा नहीं, शैल नॉट बी मोर देन 6, और इसमें वुमेन भी होंगी। आगे देखो इसकी कंसिलेशन, इसकी जो प्रोसीडिंग है उसको कंप्लीशन टाइम कितना दिया गया है, विद इन 30 डेज उससे अपनी प्रोसीडिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। आगे देखो, अब देखो ये रेफरेंस टू बोर्ड है, कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स हैं, इसको जो डिस्प्यूट है वहाँ पे भेज सकते हैं। उसके लिए एक टाइम लिमिट दी गई है 3 मंथ, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये देखो स्टेट अमेंडमेंट बहुत सारे हैं, स्किप करने वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा है, भले ये वाला एक बहुत बड़ा है लेकिन इसमें जो स्किप करने वाला पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्टेट अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, स्किप करने वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा है। अब ये सब देखो स्टेट अमेंडमेंट्स चल रहे हैं। अब ये आर्बिट्रेशन के लिए इसमें पूरा एक अलग से सेक्शन है आर्बिट्रेशन का,
ठीक है। तो आर्बिट्रेशन के लिए ये आर्बिट्रेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्बिट्रेशन के अंदर जो जो प्रोविजन है उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आता है यहाँ से प्रोसीजर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ अथॉरिटीज़। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं थे, ये वाला चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जितनी भी बोर्ड कंसलेशन ऑफिसर हो गया, बोर्ड, कोर्ट या ट्रिब्यूनल हो गया, इन सबके पास पावर किसकी रहेगी? सिविल कोर्ट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये वाली पावर उनके पास रहेगी। कोई भी अपना जो केसेस सुनेंगे इसी पावर के अंदर सुनेंगे वो। यहाँ पर अब सबकी ड्यूटीज़ पढ़नी है हमें। ड्यूटीज़, अब देखो यहाँ ड्यूटीज ऑफ कंसिलेशन ऑफिसर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ड्यूटीज ऑफ कंसिलेशन, अब देखो इसमें एक पूरा प्रोसीजर होता है। देखो जितनी भी अपने अभी तक बॉडीज पढ़ी तो इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ये सब है। तो जब भी कोई भी केस होगा, तो कोई भी डिस्प्यूट होगा, तो कंसिलेशन ऑफिसर के पास वो केस जाएगा, तो वो उसके में फिर वो सॉल्व कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, इन सब चीज़ों के लिए वो क्या बनाएगा? एक रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट भेजेगा वो किसी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजेगा, और रिपोर्ट कितने दिनों के अंदर भेजेगा? विद इन 14 डेज भेजेगा। ये दो चीज़ों से याद रखनी है हमें कि कितने दिन के अंदर वो भेजेगा। 14 डेज के अंदर भेजेगा। और वो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को क्यों भेजा जाता है? वो भेजा इसलिए जाता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जब भेजेंगे फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट, क्योंकि ये कंसिलेशन ऑफिसर जो है, अगर वो उसने केस सॉल्व कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं कर पाया तो फिर बाद में वो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो केस को और जगह रेफर करेगी, कि बोर्ड को रेफर करना है, लेबर कोर्ट को, या ट्रिब्यूनल को, नेशनल ट्रिब्यूनल को, कहीं कहीं पे जिस जहाँ पर भी उसे रेफर करना है उसके बाद वो रेफर कर सकती है। इसलिए टाइम लिमिट दी गई, कंसिलेशन ऑफिसर को रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी विद इन 14 डेज ड्यूटी, और जो बोर्ड है उसे रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी विद इन 2 मंथ, और कोर्ट है इसके पास टाइम रहता है 6 मंथ का। ठीक है, ये टाइम लिमिट बस याद रखना है इनकी। अब कमेंसमेंट ऑफ एन अवार्ड, अब देखो पूरा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो गया, उसका सेटलमेंट हो गया, पर वो जो उसका अवार्ड होगा वो उसका वो इन्फोर्सिबल कब से बनेगा? इट विल बिकम इन्फोर्सिबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। 30 डेज, ठीक है, 30 डेज याद रखना। आगे देखते हैं, जो पर्सन है जिसके ऊपर भी ये अवार्ड या सेटलमेंट होगा वो क्या रहेगा? जो ऑर्डर होगा, फाइनल ऑर्डर होगा, इट शैल बी बाइंडिंग, मतलब और कहीं पर वो अपील नहीं कर सकता। अपील आगे कर सकता है लेकिन वो बाइंडिंग होगा, उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता वो। ठीक है, अब देखो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन आता है, ये वाला पूरा चैप्टर आता है स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट का। ठीक है, इसमें ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना। अब देखो प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, इसके लिए कुछ उन लोगों ने नंबर्स दिए हैं, कुछ प्रोविजन दिए हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि कोई सी भी स्ट्राइक होगी, कोई किसी भी तरह का लॉकआउट होगा, वो इलीगल होगा अगर, ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशन है। उसके लिए एक कंडीशन है कि जो स्ट्राइक अगर करनी है तो उसके लिए नोटिस भेजना पड़ेगा उसे, जो वर्कर्स हैं उन्हें अगर स्ट्राइक करना है तो एम्प्लॉयर को उन्हें एक नोटिस देना पड़ेगा विद इन 6 वीक्स बिफोर स्ट्राइकिंग। स्ट्राइक करने के 6 वीक पहले उन्हें देना पड़ेगा। दूसरा, वो स्ट्राइक नहीं कर सकते विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग नोटिस। अगर उन्होंने नोटिस दिया उसके तुरंत अगर उन्हें स्ट्राइक करना तो नहीं कर सकते, 14 डेज तक तो नहीं कर सकते। ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ स्ट्राइक, जो उन्होंने डेट ऑफ स्ट्राइक बताई उसके पहले नहीं कर सकते। और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलेशन प्रोसीडिंग, अगर कंसिलेशन ऑफिसर के यहाँ कोई प्रोसीडिंग चल रही किसी तरह के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की, तो वो लोग स्ट्राइक नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो इलीगल कहलाएगी। और डेट ऑफ प्रोसीडिंग, जो कंसिलेशन प्रोसीडिंग चल रही है उसके अवार्ड के 7 दिन बाद तक नहीं कर सकते। ठीक है, अब सेम यही चीज़ है लॉकआउट के लिए, वही सेम चीज़ कि 6 वीक्स हो गया, 14 डेज हो गया, कंसिलेशन प्रोसीडिंग के 7 डेज हो गया। तो अगर एक को याद कर लोगे तो दोनों का याद हो जाएगा, स्ट्राइक्स का और लॉकआउट का, दोनों का सेम है। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर दिया गया है विद इन 5 डेज, यहां पर दिया गया ये विद इन 5 डेज है कि जब भी कोई से भी नोटिस मिलेगा, किसी भी एम्प्लॉयर को कोई से भी नोटिस मिलेगा स्ट्राइक्स का, तो वो विद इन 5 डेज उसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या कोई सी अथॉरिटी जिस इसके लिए अपॉइंटेड होगी उसको वो बताएगा विद इन 5 डेज। ठीक है, जैसे उसको आज नोटिस मिला तो विद इन 5 डेज उसे वो चीज़ बतानी पड़ेगी कि हमारे स्ट्राइक होने वाली है विद इन 5 डेज। अब जनरल प्रोहिबिशन, अब ये जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, जनरल प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट। अब इसमें हमें दिया गया है टाइम, दिया गया है टाइम, दिया गया है कि कौन कब कहाँ कहाँ पर जो स्ट्राइक्स हमारी या फिर लॉकआउट होगा वो इलीगल होगा। जब भी कंसलेशन ऑफिसर के यहाँ प्रोसीडिंग चल रही होगी तो उसके 7 डेज बाद तक वो इलीगल होगा। अगर वही प्रोसीडिंग हमारी लेबर कोर्ट या नेशनल ट्रिब्यूनल या ट्रिब्यूनल में चल रही तो उसके 2 मंथ बाद तक वो लोग स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते। और यही चीज़ रहेगी आर्बिट्रेटर के केस में, कि आर्बिट्रेटर के केस में भी अगर उसका जो वहाँ पे सेटलमेंट हो रहा है तो उसके 2 मंथ बाद तक कोई भी किसी भी तरह की स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं की जा सकती। अगर इसके अगेंस्ट में कहेंगे तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? लीगल स्ट्राइक से कहलाएगी, उसके फिर एक्शंस लिए जाएंगे। आगे देखते हैं,
अब ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए देखो कंटिन्यूस सर्विस वाला एक यहाँ पे है, कंटिन्यूस सर्विस जो हमने पहले पढ़ी थी पेमेंट ऑफ ग्रेट्यूटी एक्ट में कंटिन्यूस सर्विस पढ़ी थी, तो ये सेम इसमें रहेगी कि अगर 1 ईयर का है तो 190 डेज, 240 डेज, उसका हाफ 95 डेज, 120 डेज, ग्राउंड के ऊपर ग्राउंड के नीचे, वही सेम चीज़ है जो हमने वहाँ पढ़ी थी, वही सेम चीज़ यहाँ पर है। अब यहाँ पर है एक सेक्शन राइट ऑफ वर्कमैन लेड ऑफ फॉर कंपेंसेशन। अगर उसको लेड ऑफ का हमने पढ़ा था डेफिनेशन में क्या होता है, वही सेम चीज़ है। उसको अगर जॉब में उसको काम नहीं मिल दे रहे हैं वो लोग, कि जो अगर वो अवेलेबल है पर उसके पास जो एम्प्लॉयर है उसे काम प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो उसके लिए उसे कंपेंसेशन प्रोवाइड करेगा। कंपेंसेशन कितना होगा, कंपेंसेशन विल बी एक शैल बी इक्वल टू द 50% ऑफ द टोटल बेसिक वेज एंड डियरनेस अलाउंस। जो उसको मिलता था पहले उसका 50% होगा। पर अगर 45 डेज से ज़्यादा हो जाएंगे लेड ऑफ के लिए तो फिर वो उसे कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। पर यहाँ पर जरूरत है, यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट याद रखने का कि इफ़ देयर इज एन एग्रीमेंट, अगर कोई सा एग्रीमेंट होगा उनके बीच में तो वो 45 डेज तक उसे 50% वेज पे करेगा। उसके बाद फिर नो सच कंपेंसेशन शैल बी पेएबल, उसके बाद कोई सा भी कंपेंसेशन उसे पे नहीं करेगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 45 डेज। आगे देखो, कंडीशन प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन। अब देखो वर्कमैन को रिट्रेंच करने के लिए कुछ क्या क्या कंडीशन है। अब नो वर्कमैन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री जिसने कंटिन्यूस सर्विस प्रोवाइड की होगी एटलीस्ट 1 ईयर, जिसने कंटिन्यूस सर्विस प्रोवाइड की होगी उसे रिट्रेंच नहीं किया जाएगा जब तक उसे एटलीस्ट 1 मंथ नोटिस न दिया जाए उसे 1 मंथ का। और दूसरी चीज, उसे 15 डे एवरेज पे जितना भी उसने कंप्लीट अपनी कंटिन्यूस सर्विस कंप्लीट की है उसको 15 डेज का एवरेज पे फॉर एवरी ईयर कंप्लीटेड कंटिन्यूस सर्विस की कंप्लीशन के उसे पेमेंट एज अ कंपेंसेशन ना दी जाए, तब तक उसे रिट्रेंच नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर किया जाएगा तो उसके लिए अगेंस्ट उसकी पनिशमेंट वगैरह भी सब पेनल्टीज वगैरह आगे दी गई हैं। पर ये दो चीज़ जानना जरूरी है, 1 मंथ का नोटिस और दूसरी 15 डेज एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ऑफ कंपेंसेशन ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। ठीक है, आगे देखो, अब यहां पर एक है 60 डेज नोटिस टू बी गिवन टू ऑफ इंटेंशन टू क्लोजिंग डाउन ऑफ एन अंडरटेकिंग। अगर कोई सी भी अंडरटेकिंग या एस्टेब्लिशमेंट को अगर क्लोज कर रहे हैं तो उसके लिए उसे एटलीस्ट 60 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा। किसे देना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की कोई सी भी अथॉरिटी जो उसके लिए अपॉइंटेड होगी उसे जो नोटिस है वो देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वाला सेक्शन कहाँ है यूज नहीं होगा, कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, जहां पर 50 वर्कमैन से कम काम करते हैं वहां पर ये चीज अप्लाई नहीं होगी। आगे देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट अमेंडमेंट्स ये सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारे लिए प्रोविजन ऑफ ले ऑफ में देखा जाए तो देखो प्रोविजन कोई सा भी अगर ले ऑफ करना है तो उसके लिए उसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन चाहिए एम्प्लॉयर को। और इसमें देखो जितने भी आगे हम देखेंगे, प्रोविजन फॉर ले ऑफ, प्रोविजन फॉर रिट्रेंचमेंट, प्रोविजन फॉर जो क्लोजिंग ऑफ अंडरटेकिंग, तो ये सब चीज़ों के लिए क्या है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। और परमिशन के लिए टाइम लिमिट कितनी रहेगी, 60 डेज। वो एक एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन देने के लिए के अंदर उसे जो गवर्नमेंट है उसे विदिन 60 डेज उसके एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। पर अगर 60 डेज तक वो नहीं करती है कुछ तो वो जो एप्लीकेशन है एज एन एक्सेप्टेड उसको मान लिया जाएगा। ठीक है, और ये कोई सा भी इस टाइप का ऑर्डर होगा कितने दिन के लिए फोर्स में रहेगा, इट शैल रिमेन इन फोर्स फॉर 1 ईयर। ठीक है, यही सब में रहेगा, हर केस में यही रहेगा जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कंडीशन फॉर रिट्रेंचमेंट ऑफ द वर्कमैन, उसके लिए भी यही चीज़ रहेगी, 60 डेज, 1 ईयर, यही सब चीज़ें। बस इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन के लिए एक कंडीशन है कि वर्कमैन को 3 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। अब देखो वहाँ पे 1 मंथ वाला पढ़ा था हमने, वो 1 मंथ वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है ना, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। वहाँ पर वो जो हमने पढ़ा था 1 मंथ का नोटिस देना कंटिन्यूस सर्विस वाला, वो वाला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, आगे देखो, प्रोसीजर फॉर क्लोजिंग डाउन अंडरटेकिंग, उसके लिए प्रायर परमिशन चाहिए कितने, एटलीस्ट 90 डेज बिफोर द क्लोजिंग ऑफ इंटेंडेड क्लोजर के लिए, कि 90 डेज पहले से उसे परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए फिर वही चीज़ है, 60 डेज के अंदर उसे वहाँ से परमिशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी तो एज अ ग्रांटेड उसको माना जाएगा। और और ये कितने दिन तक रहेगा, 1 ईयर तक उसका जो ऑर्डर है वो इट शैल रिमेन इन फोर्स फॉर 1 ईयर। बस ये याद रखना 90 डेज। ठीक है, 90 डेज तक के पहले उसे वहाँ पर जो उसे क्लोज करना है अपना एस्टेब्लिशमेंट, उसके 90 डेज पहले उसे यहाँ एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के। ये स्टेट अमेंडमेंट्स हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक पेनल्टी दी गई है, पेनल्टी फॉर ले ऑफ रिट्रेंचमेंट विदाउट प्रीवियस परमिशन। अगर बिना परमिशन के करा जाएगा तो उसके लिए कितनी पनिशमेंट है, पेनल्टी है 1 मंथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ और विथ बोथ।
ठीक है। और भी कई पेनल्टी, अब देखो इस वाले एक्ट की पेनल्टीज हमारे लिए उतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनल्टीज दी गई हैं। अब यहाँ पर देखो एक ये है प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, ये हम लोग ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कौन सा शेड्यूल में हमें मेंशन है, 5th शेड्यूल में मेंशन है, हमें ये पता होनी चाहिए, शेड्यूल याद करने चाहिए, इसमें शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। पेनल्टीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, पेनल्टी देखो किसी किसी में होगी 6 मंथ या 1000 रुपीज़, ज़्यादातर में यही है, या फिर 1 मंथ और 550 रुपीज़ या 500 रुपीज़, यही बस पेनल्टीज़ हैं। सब पेनल्टीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे पेनल्टी फॉर क्लोजर विदाउट नोटिस, अगर बिना नोटिस के क्लोज कर देंगे तो उसके लिए 6 मंथ या 5000 रुपीज़। पेनल्टी फॉर अदर ऑफेंस 6 मंथ या 1000 रुपीज़, यही चीज़ है, यही ज़्यादातर पेनल्टीज़ यही है, ठीक है। और आगे देखते तो आगे हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मिसलीनियस वाला पूरा चैप्टर जो है इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है शेड्यूल्स, इसके याद करना कि कौन से शेड्यूल में क्या है। अब देखो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज दी गई हैं, कौन कौन सी सर्विस होती हैं जो कंसिडर की जाती हैं एज अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। उसके बाद सेकंड शेड्यूल जो हमारा, सेकंड शेड्यूल में कौन कौन से मैटर है, मैटर विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द लेबर कोड। थर्ड शेड्यूल में हमारे मैटर्स हैं फॉर विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, तो याद रखना सेकंड वाले में लेबर कोड के लिए, थर्ड वाले में हमारे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के लिए। और फोर्थ शेड्यूल में हमारे लिए वो कंडीशन ऑफ चेंज वाला हमने सेक्शन 9 में पढ़ा था ना, वो फोर्थ शेड्यूल में है। और फिफ्थ शेड्यूल जो है हमारा उसमें है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, ठीक है। और इतना ही है हमारा, तो 5 शेड्यूल ही हैं। इसी के साथ जो हमारा पूरा ये वाला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था 1947, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उसके हमने वो सब पढ़ लिए, इसी के साथ ये वाला एक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।